जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज के इस इंग्लिश के सेशन में एनडीए के न्यू एग्जाम पैटर्न पर जो इस्टेब्लिश्ड आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कुछ आपके सिनोनियम्स रहेंगे, कुछ एंटोनियम्स रहेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होंगे या एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फंक्शनल ग्रामर वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिस्सा है इंग्लिश का ग्रामर का उस पे बेस्ड रहेंगे। पहला क्या है, डायरेक्शन है आपको ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ बोल्ड लेटर, यानी कि रिप्रेजेंट करता है कि इन सभी सेंटेंसेस में आपको दिया गया है एक कैपिटल लेटर्स में एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वर्ड है एनेक्सियस उस वर्ड के नियरेस्ट इन द मीनिंग। इट मींस आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 से 10 तक आपको सिनोनियम फाइंड करने हैं, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोलूं तो समानार्थी शब्द को फाइंड करना है। ही इज ऑलवेज एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब क्या है कि वह हमेशा चिंतित रहता है, यानी कि चिंता में रहता है। ये आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसी में मैं आपके टी वाई का यूज कर दूं एंजाइटी, तो एंजाइटी आपका नाउन हो जाएगी, वो भी चिंता को ही रिप्रेजेंट करेगी। पहला है वरीड, दूसरा है डिस्पैशनेट। अगर आप एनडीए के जॉब के लिए पैशनेट हैं, ठीक है, उसे पाने के लिए पैशनेट हैं, तो उसका अपोजिट है ईगरनेस का डिस्पैशनेट। स्लजिश मतलब क्या होता है माय डियर? स्लजिश का मतलब होता है स्लो, धीमा। और दूसरा है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? टॉर्पिड का मतलब होता है आपका आलसी, यानी कि लिथार्जिक हो गया, आइडल हो गया, इनएक्टिव हो गया, लैकाडेसिकल हो गया। ये सभी के सभी आपके रिप्रेजेंट करते हैं आलसी वर्ड को, यानी कि आपके लेजीनेस को। तो एक ऑप्शन बनता है वरीड, तो एनेक्सियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? वरीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटेटिक इन नेचर। जो कबीर की पोएम है ना वो नेचर में बड़ी एक्सटेटिक है। एक्सटेटिक का मतलब क्या है? रियल लाइफ से, जो आपकी रियल लाइफ से होता है, जो लाइवली होते हैं, जिन्हें आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब क्या होता है? इफेक्ट्स, किसी के परिणाम। दूसरा है डिलीजेंट, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि दिल्ली के जेंट्स बड़े मेहनती हैं, तो डिलीजेंट्स का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट्स का मतलब आपका क्या हो गया? मेहनती। इसके सिनोनियम क्या होते हैं? सिनोनियम आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या हो गया? मेहनती। और एसिडुअस। एसिडस का मतलब भी क्या हो गया? मेहनती। या फिर सेडुलस। सेडुलस का मतलब भी क्या हो गया? मेहनती या हार्ड वर्किंग। अब रेप्चरस वाला वर्ड है, और जबकि जो डी वाला है ना रिवरेंशियल, रिवरेंशियल वर्ड में से इतने वर्ड को अलग निकालिए। इसका मतलब है रिवियर, और रिवियर का मतलब क्या होता है? रिवियर का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो रिवियर का मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्टफुल। अब एक ही आपका बचता है रेप्चरस। रेप्चरस का मतलब क्या होता है? जॉयफुल। ठीक है, रेप्चरस का मतलब क्या होता है? जॉयफुल। कबीर की जो पोएम है ना वो क्या है? आनंदमय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? रवि लव्स सेक्लूजन Therefore he lives in the mountains। रवि को अकेलापन पसंद है, इसलिए वो माउंटेन में रहता है। रवि क्या हो गया? रवि सन्यासी बन गया। रवि लव्स सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? अकेले रहना। और इंग्लिश में अगर ऐसे हम बोलें तो क्या हो जाएगा? एलूफनेस। इसके सिनोनियम क्या होंगे? एलूफनेस। एलूफनेस भी क्या है? एलूफनेस भी आपको रिप्रेजेंट करता है अकेलेपन को, या आप और बोलना चाहें तो लॉनलीनेस। एलूफनेस, लॉनलीनेस और सेक्लूजन अकेलेपन को दिखाते हैं अलग थलग। अब इसमें एक वर्ड है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। दूसरा है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर, ठीक है, स्क्रिप्ट करने वाला। तीसरा है हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? आपका एग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब सिंपली क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, या एकॉर्ड हो गया, या कॉन्कॉर्ड हो गया, तालमेल में रहने वाला। और नेक्स्ट बचता है, अरे स्कूल में हमारे डांस होता था ना, कि ये क्या है? अभी एक सोलो डांस की परफॉर्मेंस है। सोलो डांस की परफॉर्मेंस में कितने लोग नाचते थे? सिर्फ एक नाचता था। तो सॉलिटेरीनेस मतलब भी क्या हो गया? अकेला, वन। सिंगलनेस, एलूफनेस, सेक्लूजन, सॉलिटरी, ठीक, या फिर लॉनलीनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिटलर वॉज अ डेस्पोट। डेस्पोट का मतलब क्या होता है? डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, जब पूरी की पूरी गवर्नमेंट को एक ही पर्सन चलाता है तो उसे कहते हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, ऑटोक्रेसी। व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय अ सिंगल पर्सन। डिस्पोट क्या था?
डेस्पोट मतलब हिटलर एक तानाशाह था, तो सिंपली हमें मिल गया डिक्टेटर था। ठीक है, सिंपली क्या मिल जाएगा, डिक्टेटर था। चलिए फिफ्थ वाले में आ जाते हैं। फिफ्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोला है द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। इस पोएम में जो भी आपने इमेजरी यूज किया है, जो वर्ड्स को यूज किया है, वो बड़े क्लियर हैं। ठीक है, विविड आपके रिप्रेजेंट करता है क्लियरनेस को या ऑथेंटिकेशनेस को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एबुलिएंट। इसमें सबसे बड़ा जो वर्ड है, सबसे बढ़िया, वो है एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब आपका जो वोयांट जो फोर्स होता है ना फिजिक्स में, वोयांट का मतलब क्या होता है, जॉय। ठीक है, जॉय, एबुलिएंट, बुयांट सारे रिप्रेजेंट करते हैं। एनालोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब रिप्रेजेंट होता है आपके सिमिलर थिंग्स। ठीक है, एक जैसी, सिमिलर। और आपका क्या हो जाएगा, लाइक। ठीक है, सिमिलर या फिर आपकी लाइक। तो क्या बचता है, इनर्ट, इनएक्टिव, तो लाइवली हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो यूपीएससी और एसएससी के अगर एग्जाम उठा के देखते हैं तो उसमें दो बड़े डिफरेंस मिलते हैं। यूपीएससी नीड्स द बेस्ट। आपको एक कोई भी वर्ड दिया हुआ है, उसमें 2 या 3 वर्ड्स का मतलब सेम है, आपको बेस्ट चुनना है। ठीक है, जबकि एसएससी वगैरह किसी और एग्जाम की बात करूं तो उसमें चारों के चारों जो ऑप्शंस होंगे वो सारे अलग अलग वर्ड होंगे, आपको सिर्फ उसका सिनोनियम चुनना है। यहाँ आपको विविड आपको रिप्रेजेंट किस करता है, अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो वो क्या है, लाइवलीनेस का रिप्रेजेंट करता है, कि जो आपकी ऑथेंटिकेशन है, जो रियल लाइफ है, उससे कनेक्ट कर रहा है विविड को। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सिक्स्थ वाले में। Human beings is always vulnerable to other human beings। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वल्नरेबल हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है या तो आप कह दीजिए डिफेंसलेस। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूं तो वल्नरेबल का मतलब होता है दैट कैन बी हार्म्ड। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन हार्म, जिसको हानि पहुंचाई जा सके या जिसको क्षति पहुंचाई जा सके, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे कहते हैं वल्नरेबल। अब रेजिलिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो कोरोना जब चला था तो कोरोना में बोला था कि सिट्रिक फ्रूट्स खाया करो, वो क्या है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे तो वो रेजिलिएंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, इलास्टिक, डिफेंसलेस, तो वल्नरेबल क्या हो जाएगा, डिफेंसलेस मीनिंग हो जाएगा। डिफेंसलेस का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी हार्म, जिसको हानि पहुंचाई जा सके या जिसको क्षति पहुंचाई जा सके। His language is political and vitriolic। उसकी जो लैंग्वेज है वो राजनीतिक है और विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है, विट्रियोलिक का मतलब होता है किसी को गाली गलौज करना। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है, फॉल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं या एब्यूसिव बोल सकते हैं, जो दूसरों को पसंद नहीं आती, गाली गलौज करने वाली जो लैंग्वेज होती है उसे विट्रियोलिक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके ब्रोक। ठीक है, अब देखो ब्रोक को अगर आप सिंपली देखना चाहें तो ब्रोक सर एक वर्ब का भी काम करता है, इसके साथ अगर आप प्रीपोजिशन का यूज कर दें तो ये फ्रेजल वर्ब भी बन जाती है। ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट। ठीक है, ब्रोक आउट मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड हो गया। ब्रोक इनटू मतलब क्या होता है, फोर्स के साथ किसी के घुस जाते हैं। दे ब्रोक इनटू द हाउस, इसका मतलब क्या है, जबरदस्ती घर में घुस गए। तो यहाँ पे ब्रोक का मतलब ये नहीं है कि टूट दिया गया या तोड़ दिया जाना, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसको यूज कैसे किया गया है। बोला है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक। जो कंपनी का एमडी था ना, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं टूट चुका हूं एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दिवालिया। बैंकरप्ट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, दिवालिया घोषित हो जाना। ठीक है, जिसके पास अब पैसे नहीं है। रिच, अगर वह अमीर होता तो गवर्नमेंट से हेल्प लेने की क्यों जरूरत होती, तो यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता। अगर वो प्रॉफिट करता तो फिर गवर्नमेंट से हेल्प लेने की मतलब जरूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि बैंकरप्ट घोषित हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है। और इसका एक और वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब भी क्या होता है, दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट मींस भी क्या होता है, दिवालिया को घोषित किया जाता है, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है नाइन्थ का, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग। उसको, नेस्टी का मतलब क्या है, नेस्टी को रिप्रेजेंट करो, फटाफट से जल्दी से कनेक्ट करो इसको नॉटीनेस से। नेस्टी का मतलब है उल्टी सीधी हरकतें करना, गलत चीजें करना। ठीक है, नाइस चीजें करेगा नहीं। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, चिड़चिड़ा। ठीक है, हार्ड टू प्लीज, नखरेबाज, चिड़चिड़ा,
हार्ड टू प्लीज, जिसको क्या करना, हार्ड टू प्लीज मेरे कहने का मतलब है जिसको मनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और सूथिंग का मतलब क्या होता है, सूथिंग, जब म्यूजिक होता है ना, जब YouTube पे जाते हैं ना तो वहां पे कभी सर्च करना सूथिंग म्यूजिक, सूथिंग म्यूजिक का सूथिंग का मतलब क्या होता है, काम, प्लीजेंट, क्वाइट, शांत एकदम। तो क्या बचता है, नेस्टी का रिप्रेजेंट करेगा फॉल, ठीक है। गलत चीजें या उल्टी सीधी चीजें करना, उल्टी सीधे हरकतें करना। ये जो होली पे आप रंग लगा के आए ना उल्टे सीधे, किसी ने कुछ रंग लगा दिया, किसी ने कैसा लगा दिया, वही वाला है ये। He could not muster courage to speak the truth before his friend. अपने दोस्तों के सामने सच बताने के लिए वो अपने करेज को, उत्साह को इकट्ठा नहीं कर पाया। दोस्तों के सामने सच बताने के लिए अपने उत्साह को इकट्ठा नहीं कर पाया। मस्टर का मतलब क्या होता है, मस्टर का मतलब होता है असेंबल करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। मस्टर का मतलब क्या होता है, असेंबल करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। मस्टर रिप्रेजेंट करिएगा, अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट आपके वर्ड क्या है, नेक्स्ट बोला है डायरेक्शन में कि 11 to 20, 11 से 20 क्वेश्चन तक आपको क्या देखना है, अपोजिट वर्ड्स निकालने हैं। यानी कि अब बात आ जाती है कि भैया एंटोनियम्स को आपको सेलेक्ट करना है। हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड, उसकी जो बातें हैं ना, उसका जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा बेतुका है। उसकी जो बातें हैं, उसका जो कन्वर्सेशन है वो एब्सर्ड है। एब्सर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बेतुका होना। और इंग्लिश में अगर आप बोलें तो क्या हो जाएगा, नॉनसेंस, ठीक है। यहां आप बोल सकते हैं सेंसलेस, बेतुका, नॉनसेंस या सेंसलेस होना। तो फार्सिकल मतलब भी क्या होता है, फार्सिकल मतलब भी नॉनसेंस ही होता है, बेतुका, ठीक है, नॉनसेंस, सेंसलेस। फिर होता है प्रीपोस्टरस, मतलब भी वही है। और रेशनल मतलब होता है आपका लॉजिकल, जिसमें कुछ लॉजिक की बातें होती है ना, जिसमें कुछ लॉजिक की बातें हैं, जो लॉजिकल है, जो रेशनल है, या जो रीजनेबल है, जिसमें कुछ रीजन छुपा हुआ है, ठीक है, बोलने का। तो आपका जो विलोम शब्द होगा, जो एंटोनियम होगा, वो फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा। एब्सर्ड का मतलब होता है नॉनसेंस या सेंसलेस, बेतुकी बातें करना। फार्सिकल भी बेतुका ही को रिप्रेजेंट करता है। फुलिशनेस तो अपने आप में पागलपन है, ठीक है। और प्रीपोस्टरस भी आपके सेंसलेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो रेशनल मतलब क्या होता है, रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है, रीजनेबल, जिसमें कुछ बातों में कुछ रीजन छुपा हो। तो फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, बोला है द पॉलिटिशियन वॉज अ डिजिटेंट, जो पॉलिटिशियन था ना वो डिजिटेंट था। अब इसको सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हैं कि डिजिटेंट का मतलब होता क्या है। पॉलिटिशियंस क्या हो सकते हैं, या तो लोगों से वो एक पक्ष से बड़े अच्छी बातें करेगा, और या फिर वो दूसरे पक्ष के खिलाफ बातें करेगा। किसी पक्ष के या तो अच्छी बात उसके फेवर में बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, या उसके खिलाफ बात करेगा। डिजिटेंट का मतलब होता है आपको अपोज करने वाला। डिजिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको अपोज करने वाला। एजिटेट मतलब क्या है, एजिटेट, गुस्सा, भड़काने वाला। नेक्स्ट है रेबल, रेबल मतलब क्या है, विद्रोह करने वाला। रेवोल्यूशनर तो अपने आप में ही विद्रोह है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा पेशेंस वाला, धैर्य रखने वाला। डिजिटेंट मतलब क्या है, अपोज करने वाला, अपोज, विद्रोही। एजिटेट करना अपने आप में ही वर्ड है, गुस्सा। रेबल विद्रोह, और रेवोल्यूशनरी तो है ही आपका विद्रोही, ठीक है, क्रांतिकारी। तो आंसर क्या रहेगा, सी वाला, कन्फर्मिस्ट। He wrote an incisive article on corruption. उसने भ्रष्टाचार पर एक इंसिसिव आर्टिकल को लिखा। इंसिसिव का मतलब होता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, संक्षिप्त में किसी चीज को लिखना, ठीक है। इंसिसिव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, संक्षिप्त में। यानी कि आप कह सकते हैं किसी चीज का कंसाइज रूप, किसी चीज का कंसेप्ट रूप या प्रिसाइज रूप, किसी को छोटा किसी चीज पर लिखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेंट, ट्रेंचेंट या प्रिसाइज, ठीक है। पेनिट्रेंट मतलब क्या हो जाएगा, अब मैंने बोला था ना यूपीएससी नीड्स द बेस्ट, हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चुनना है। तो इंसिसिव में उसने भ्रष्टाचार पर एक ऐसा आर्टिकल लिखा जिससे लोगों को परेशानी हुई, उसने एग्जैक्ट सच्चाई लिखी, वो पेनिट्रेटिंग थी, लोगों के दिलों में दर्द कर गई। टेंचेंट भी आपके उसी चीज को, पेनिट्रेटिंग को ही दिखाता है। और प्रिसाइज तो उनका मतलब ही अपने आप में समरी, कंसाइज, छोटा रूप किसी चीज का। तो बेग मतलब क्या हो जाएगा, बेग मतलब होता है अनक्लियर। और भैया पॉइंट टू पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपके क्लैरिटी को, ठीक है। तो बेग मतलब क्या हो जाएगा, उसने करप्शन पर एक अनक्लियर आर्टिकल लिखा जिसको समझ ही नहीं पाया किसी को।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। राकेश इज एन इसेंट्रिक, ठीक है, प्रोडिगल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सर इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है जो छोटे कम दिमाग वाले होते हैं, फेनेटिकल, ठीक है, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच रखने वाले। और प्रोडिगल का मतलब क्या है? प्रोडिगल का मतलब होता है आपका खर्चीला, जो पैसे बहुत खर्च करता है। लेविश, लेविश मतलब भी क्या है? खर्चीला होना। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब भी क्या है? खर्चीला होना। प्रोफ्लिगेट मतलब भी खर्चीला होना। वेस्टफुल मतलब भी खर्चीला होना। सम्पटुअस मतलब भी खर्चीला होना। अब एक ही ऑप्शन बचता है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी किस चीज को दिखाता है? कंजूस को दिखाता है, कंजूसी को, ठीक है। और इसके क्या वर्ड हो जाएंगे? फ्रूगल वर्ड हो जाएगा। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, फ्रूगल मतलब कंजूस, या फिर आपका स्टिंगी। स्टिंगी मतलब भी कंजूसी को दिखाएगा, या इकोनॉमिकल। ये सारे के सारे क्या होंगे? इसके अपोजिट होंगे, इसके एंटोनियम्स होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ वाला, कंजूसीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। अच्छा एक बात बताओ, फ्रेंडशिप कैसी होती है? आपने किसी के साथ भलाई की, दूसरे वाले ने धोखा दे दिया, फ्रेंडशिप चलेगी? ऐसे नहीं चलने वाली। फ्रेंडशिप रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी साइड, कोई भी ऐसी चीज जो दोनों साइड से बराबर हो। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आप भी तो मेरे दोस्त हैं। अगर आपने धोखा दिया तो फिर आगे फ्रेंडशिप नहीं चलनी, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा? म्यूचुअल, ठीक है, दोनों से। जो फेसबुक में होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, कि आपके और उसके बीच में 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, यानी कि वो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो आपके भी फ्रेंड्स हैं, वो रेसिप्रोकल हैं, वो दोनों तरफ से बराबर हैं। रेसिप्रोकल अगर पढ़ा है तो प्रोनाउन भी याद आया होगा। ईच अदर होता है एक दो लोगों के लिए, और वन अनदर होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। ईच अदर दो लोगों के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। जो आपसी होते हैं, शेयर्ड मतलब दोनों तरफ से, करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसी बिल्कुल दोनों तरफ से। तो वन साइडेड क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। फ्रेंडशिप क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, शेयर्ड होती है, दोनों तरफ से होती है। अपोजिट क्या हो जाएगा? वन साइडेड। तो बी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा। फिर बोला है द डेप्ट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। डेप्ट मतलब जो कर्जा था वो हाईली स्टिमुलेटिंग था। देखो, अगर कोरोना के लिए सिट्रिक फ्रूट्स खाए जाते हैं तो वो इम्यून सिस्टम में जो भी कोरोना से लड़ने वाले जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको, ठीक है, स्टैंड अप करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अराउजिंग, बढ़ाने वाला, भड़काने वाला, स्टिमुलेट करने वाला, दोनों सिनोनियम हो गए। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है एंटोनियम। इनविगोरेटिंग भी आपके उसी चीज को, स्टिमुलेट को दिखाता है। और अपोजिट क्या है? बोरिंग है, ठीक है, ठीक है। द डिबेट वॉज हाईली, क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटिंग नहीं, हाईली बोरिंग था। और बोरिंग के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है जिसको है मोनोटोनस। मोनोटोनस भी किसको रिप्रेजेंट करता है? मोनोटोनस भी आपके बोरिंग या बोरियत को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो बोरिंग क्या हो जाएगा? मोनोटोनस। टायरसम, ठीक है, मोनोटोनस हो गया, टायरसम हो गया, बोरिंग हो गया, डल हो गया, इनेन हो गया, ठीक है, जेज्यून हो गया। ये सारे के सारे क्या वर्ड हैं? ये सारे के सारे इनियन वर्ड होता है ना, INANE। इनियन वर्ड भी आपका बोरिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए, मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज। जो मलेरिया है वो वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है? सब तरफ फैली हुई। अब यहां पे फिर से वापस लौट के आते हैं, यूपीएससी नीड्स द बेस्ट। यहां पे एंडेमिक, परवेसिव, कॉमन और रेयर। अगर मैं वाइड स्प्रेड का अपोजिट में ढूंढूं, अगर एंटोनियम ढूंढूं, तो वाइड स्प्रेड है तो ऐसा भी लग रहा है कि सर जो चीज वाइड स्प्रेड है वो तो सब तरफ मिलती है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा रेयर, कभी कभार कहीं कहीं मिलने वाली। लेकिन अगर किसी डिजीज के बारे में बोला गया है तो डिजीज दो तरह की हैं, एक तो आपका एंडेमिक, एक एपिडेमिक और एक पैंडेमिक। पैंडेमिक, कोरोना एक पैंडेमिक है, कोरोना वाइड स्प्रेड है जो कि सब तरफ फैली हुई है। जबकि एंडेमिक एक ऐसी डिजीज होती है जो बस एक गांव तक, एक शहर तक, एक स्टेट तक या एक देश तक ही सीमित हो। तो उसका जो करेक्ट एंटोनियम होगा वो करेक्ट एंटोनियम आपका एंडेमिक का होगा। अरे रेयर तो आपका कॉमन का है।
रेयर तो हाँ, अगर इसमें एंडेमिक वर्ड नहीं होता तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर जो है वो जो रेयर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन अगर एंडेमिक है तो वाइड स्प्रेड का डिजीज के केस में एंडेमिक ही करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेमेंट। द बिल रिसीव्ड अ वेमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। जब हमने बिल पेश किया ना, जब हमने पार्लियामेंट में बिल पेश किया तो अपोजिशन पार्टी ने उसको बड़े जोर शोर से बड़े उत्साह के साथ उसका अपोजिशन किया। तो वेमेंट मतलब क्या होता है, लाइवली, एक्टिवली, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, ठीक है, बड़े जोश तोश से, एंथुसियास्टिक के साथ उन्होंने अपोजिट किया। एनिमेटेड मतलब भी लाइवली, ठीक है, वेमेंट, लाइवली, एनिमेटिक, जिंदा दिल, एनकरेजिंग, एंथुसियास्टिक। फर्वेंट भी आपको रिप्रेजेंट करता है, ये भी वेमेंट का सिनोनियम ही होता है, इसका मतलब भी होता है एंथुसियास्टिकली, ठीक है, एंथुसियास्टिकली इसको रिप्रेजेंट करता है, एंथुसियाज्म को रिप्रेजेंट करता है कि बड़े जोरों शोरों से, बड़े उत्साह के साथ हमारे बिल को अपोज किया। नेक्स्ट है बिगोरस। बिगोरस भी रिप्रेजेंट करता है बड़े तगड़े तरीके से, बहुत, ठीक है, बिगोरसली किसी चीज को अपोज करना। तो अपैथी मतलब क्या होता है, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, कैसे अपोज किया, हाँ ठीक है आ गया तो चलो ठीक है, नहीं तो चलने दो बिल को। तो वेमेंट, लाइवली, एनिमेटिक, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, फर्वेंट, एंथुसियास्टिक, गस्टो, जील, ठीक है, ऑडासिटी, ये जील, ये सारे के सारे क्या है, एंथुसियास्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका अपैथेटिक होगा। अपैथी का मतलब उदासीनता, और इसके सिनोनियम क्या होते हैं, ग्लूमी, डोलफुल, ठीक है, डोलोरस, ये सारे किसके हैं, डोलफुल हो गया, ग्लूमी हो गया, अपैथी हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं उदासीनता को, यानी कि सैडनेस को, सोरोनेस, सैडनेस। He has been obstinate since his childhood, वो बचपन से ही ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट को हिंदी मतलब होता है जिद्दी, वो बचपन से ही जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी, स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी, रिगिड भी मतलब अपनी बात पर डटे रहना, एक ही कि मुझे अगर आज ये चीज खानी है तो यही चीज खानी है, ठीक है। और डॉज्ड भी जिद्दी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एमिनेबल मतलब क्या होगा, एमिनेबल का मतलब है दोस्ताना, जो चीजों के लिए एडजस्ट भी कर ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोस्ताना। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, स्टबर्न मतलब भी जिद्दी, और एक और आता है इसका बड़ा अच्छा वर्ड, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग भी आपका जिद्दी को ही दिखाता है। एमिनेबल हो जाए, एडजस्ट वर्ड हो गया, या एडेप्ट हो गया, ठीक है, या यील्डिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, या फिर आपका अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब जिसको लास्ट में कुछ ना कुछ तो परिणाम निकले, जो एडजस्ट कर ले। तो करेक्ट आंसर आपका एंटोनियम क्या होगा, सी वाला होगा, एमिनेबल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे ज्यादा चर्चित नेताओं में से एक थे। प्रोमिनेंट का मतलब होता है आपका बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट, जिसको सब जानते हैं, वेल नोन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिनाउंड। रिनाउंड भी आपको क्या दिखाता है, रिनाउंड मतलब है वेल नोन, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब भी क्या होता है, दैट इज इजीली टू फाइंड, नोटिशिएबल, इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखो इमिनेंट का मतलब भी वेल नोन होता है। महात्मा गांधी अपने समय के वेल नोन थे, अपने समय के डिस्टिंग्विश्ड लीडर थे, अपने समय के रिनाउंड लीडर थे, अपने समय के एमिनेंट थे, यानी कि जाने माने बहुत ही बड़े नेता थे। अपोजिट क्या हो जाएगा, अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, ठीक है, जिस क्या हो जाएगा, अननोन, जिसको कोई नहीं जानता। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बोला है भाई, लास्ट में दिख रहा है ना, बोला है कि अच्छा क्या बात है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। 21 से 30 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान से सुनना, ये प्रपोजिशंस के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मैं आपको कुछ फिक्स प्रपोजिशंस भी यहां आने वाली हैं, उनके बातें में भी हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। सिमुलेशंस ऑफ द 20th century बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस fail to simulate the increase in
टेम्परेचर ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा है इन, तीसरा है बाय, चौथा है टू। बोला है कि 20th सेंचुरी में जो क्लाइमेट मॉडल्स ने, यानी कि जो क्लाइमेट की बड़ी बड़ी फिगर्स थी, उन्होंने बातें उठाई थी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि ऑब्जर्व उन जो क्लाइमेट के जो मॉडल्स थे, जो बड़े बड़े ग्रुप थे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि भैया ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज हुआ है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के जो अमाउंट था उसमें इंक्रीज हुआ है, तो एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, की ग्रीन हाउस गैसेस में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और वो फेल हो गए कि 20th सेंचुरी में जो बड़ा हुआ, जो ग्रीन हाउस गैसेस में जो अमाउंट बड़ी है, उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने में फेल्ड हो गए। तो इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज, बहुत ही पुअर सोसाइटीज में चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क, चिल्ड्रन को काम पर लगा दिया जाता है आ यंग एज एंड आर देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। बहुत ही गरीब समाज में, गरीब सोसाइटी में बच्चों को कम उम्र पर ही काम पर लगा दिया जाता है ताकि वो इनकम का एक सोर्स बन जाएं। क्या आपको, अगर मैं सिंपली बोलूं, his grandfather died dash the age of 64, उसके दादाजी 64 की एज पर उनकी मृत्यु हो गई, तो his grandfather died at the age of 64। तो अगर यंग एज या फिर किसी भी डेफिनेट एज की बात होती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है, ठीक है, कि उनको यंग एज पर काम पर लगा दिया जाता है, पुट टू वर्क एट अ यंग एज, ठीक है। चलिए आगे 23 में क्या बोला है, प्रीपोजिशंस का, ये मैंने पहले बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल हु आर एवर्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब देखो, एवर्स का मतलब क्या होता है, डिसलाइक। एवर्स को ही आप, इसी को आपने नाउन बना दिया ION लगा के, एवर्जन। इसी को आपने और एक वर्ड दे दिया एंटीपैथी, ठीक है। डिसलाइक, एवर्स, एवर्जन, एंटीपैथी, सारे नापसंद, डिसलाइक या हेटफुल को रिप्रेजेंट करते हैं। एवर्स, एवर्जन, एंटीपैथी, डिसलाइक, इंजूरियस, वर्ड सुना सारे के सारे, इंजूरियस, एडिक्टेड, लिसन, रिपोर्ट, पार्डन, ठीक है, आंसर, इन सभी के साथ आप केबल और केबल प्रपोजिशन टू का यूज होगा। आई हैव एन एवर्जन टू स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ही इज एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स, एन एप्पल्स अ डे इज सेलुब्रियस टू हेल्थ, ठीक है। वेलफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक, बेलफुल टू, हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, लिसन टू, रिपोर्ट टू, रिप्लाई टू, आंसर टू, एक्सप्लेन टू, पार्डन टू, से टू, इन सभी वर्ड्स के साथ केबल और केबल प्रपोजिशन टू का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ऑफ प्रपोजिशन भी तो होगी, फिक्स्ड बिल्कुल है। एक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्विट, एक्विट मतलब बरी करना, AC ये वाला एक्विट, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ACQUIT, एक्विट मतलब है बरी करना, क्षमा करना, दोष मुक्त कर देना, एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, इमेंसिपेट दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट दोष मुक्त करना, पार्डन दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट दोष मुक्त करना, ठीक है। एक्विट के साथ ऑफ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ, डिस्पोज के साथ ऑफ, डिप्राइव के साथ ऑफ, ब्रेफ्ट के साथ ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना, डिप्राइव ऑफ या फिर ब्रेफ्ट ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, ठीक है। एक्विट ऑफ क्षमा करना किसी दोष से, गिल्टी ऑफ या एक्यूज्ड ऑफ दोषी, एक्विट ऑफ क्षमा, ठीक है। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, एवर्स टू। नेक्स्ट है आई नो हर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से उसे जानता हूं। सिंस और फॉर में अगर मैं छोटा सा यूज देखूं इन दोनों में, तो सिंस का यूज कहां होता है, सिंस का यूज होता है व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस का यूज क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो कि टाइम कहां से शुरू हो रहा है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 11th जून, सिंस जनवरी, सिंस 2011, सिंस 2000 फरवरी,
सिंस चाइल्डहुड, सिंस मैरिज, सिंस एडोलसेंट, सिंस टाइम इमेमोरियल्स। लेकिन फॉर का यूज होता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आपको एग्जैक्ट टाइम कब से शुरुआत हुआ वो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो, मैं उसको लंबे समय से जानता हूं लेकिन कब से जानता है नहीं पता, तो आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। I accepted that offer, there's certain conditions, मैंने कुछ शर्तों पर उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। जब भी किसी कंडीशन की बात होगी, किसी भी शर्त की बात होगी, तो उस कंडीशन के लिए, उस शर्त के लिए प्रपोजिशन क्या यूज होती है? प्रपोजिशन यूज होगी आपकी ऑन। ठीक है, प्रपोजिशन क्या यूज होगी? आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशंस, मैंने कुछ कंडीशंस पर उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। कंडीशंस के लिए, शर्त के लिए, उसके लिए ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा, अब चाहे वो कंडीशन यहां की हो या किसी भी और की हो। ठीक है, चलिए 26 क्या कह रहा है? 26 बोला है ही सी इज अ वुमन हम्बल ओरिजिन, वह एक विनम्र स्वभाव की, विनम्र ओरिजिन की वुमन है, औरत है, तो सी इज अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन। ठीक है, ये फ्रॉम लग रहा होगा किसी के लिए कि सर फ्रॉम का यूज क्यों नहीं हुआ? फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अमेरिका का यूज होता है, वो भैया प्लेस के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम देहरादून, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, प्लेस के लिए होगा। सी इज अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन, क्यों? अरे इसमें तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, इसमें तो आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो कि वो कैसी है, वो हम्बल ओरिजिन की है, बड़ी विनम्र है। ठीक है, देयर इज नो क्योर दैट्स द कॉमन कोल्ड। ठीक है, क्योर। अब क्योर के साथ जो प्रीपोजिशंस का यूज होगा वो दो प्रीपोजिशंस होंगे, एक तो क्योर ऑफ भी होता है और एक क्योर फॉर भी होता है। यहां पे कॉमन कोल्ड की बात हुई है, सिंपली अगर मैं यहां पे बोल दूं देयर इज नो क्योर डैश मलेरिया, डैश टाइफॉइड, डैश कैंसर, डैश टीबी, अगर क्योर के बाद किसी डेफिनेट बीमारी का नाम है तो क्योर ऑफ, अगर सिंपली कोल्ड या फिर किसी की बात हुई है तो देयर इज नो क्योर फॉर दी कॉमन कोल्ड, कि भैया कॉमन कोल्ड का कोई भाई क्योर नहीं है। आई रैन जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज प्लीजेंट सरप्राइज, फ्रेजल वर्ब है। आई रैन यानी कि अगर सिंपली मैं इसका मतलब देखूं कि मैं जॉन से कल अचानक से मिला और ये बड़ा एक प्लीजेंट सरप्राइज था, तो अचानक से मिल जाने के लिए एक तो फ्रेजल वर्ब होता है रैन इनटू, दूसरा फ्रेजल वर्ब होता है केम अक्रॉस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है मैंने। ठीक है, केम अक्रॉस, दोनों ही किसको दिखते हैं? अचानक से मिल जाना। ठीक है, ही केम अक्रॉस मी इन दी मार्केट या ही रैन इनटू मी इन दी मार्केट। द आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे, मैं कल जॉन से अचानक से मिल गया और ये एक प्लीजेंट सरप्राइज था, क्योंकि सर अगर सरप्राइज की बात हुई है तो देखो अचानक से तो मिले होंगे, अगर सरप्राइज की बात हुई है तो अचानक से तो मिले ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग द लवली लेक, मेरी माताजी ने, एक तो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी बंद सवारी का है तो उसके लिए बाई का यूज होता है, बाई कार, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई ट्रक, बाई एरोप्लेन, बाई बस। ठीक है, और बाई वाटर। लेकिन अगर वहीं पर कोई कार ना होके, मतलब बंद किसी जगह चीज में बैठ के ना चलने के बाद अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें तो ऑन फुट, ऑन हॉर्स, ऑन बफलो, ऑन कैमल, ऑन एलिफेंट। अगर किसी भी हम ऐसी सवारी पर सवार होकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें जो ऊपर से बंद ना हो, जैसे बाइक हो गई, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, फुट हो गए, तो ऑन का यूज होता है, ऑन फुट, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल, ऑन बाइक। अगर आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार का यूज करें, ट्रेन का यूज करें, एरोप्लेन जिसमें आप अंदर बैठ के जाते हैं, तो बाइक का यूज होता है। लेकिन यहां पे सिंपली बोला है कि मेरी माताजी ने इंजॉयड किया बोटिंग को, कहां किया? सुंदर लेक में। तो यहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बता रहा है, यहां सिंपली कह रहा है कि मेरी माताजी ने लवली लेक में बोटिंग को एंजॉय किया, तो इन दी लवली लेक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सी विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। नीडी पीपल रिप्रेजेंट करता है जो जरूरतमंद लोग हैं, उसने जरूरतमंद लोगों को विजिट किया ताकि उन्हें उनकी सफरिंग, पॉवर्टी या पेन से रिलीव कर दे। भैया रिलीव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय प्रपोजिशन फ्रॉम। रिलीव फ्रॉम पेन, रिलीव फ्रॉम सफरिंग, रिलीव फ्रॉम पॉवर्टी, रिलीव फ्रॉम दिस, रिलीव फ्रॉम दैट, उसके साथ में प्रपोजिशन आप किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर है? यही अभी तक मेंटालिटी है कि रिलीव के साथ में पेन है कि पेन से छुटकारा मिल गया, किसी भी पॉवर्टी से छुटकारा मिल गया, किसी भी सफरिंग से छुटकारा मिल गया, उसके साथ से छुटकारा मिलना। ठीक है, अब यहां पे डिपेंड करता है कि सर ये जो रिलीव फ्रॉम है ना, उसको ध्यान से देखना। रिलीव के साथ हमेशा पेन का यूज, फ्रॉम का यूज करो कि दर्द से छुटकारा मिल गया, बीमारी से छुटकारा मिल गया, किसी भी चीज से छुटकारा मिल गया, तो आंसर आता है कि से छुटकारा मिल गया, और से किस लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया, सुनो, अगर उस प्रपोजिशन के बाद में किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, माई, देयर, आवर, ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया, तो उस पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो उसके ऑफ का यूज करेंगे, सिर्फ ओ एफ वाले का, क्योंकि ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या है? किसी चीज से अलग होना होता है, किसी चीज से सेपरेट होना होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रीपोजिशंस हमेशा लगती हैं कि उनको इसके लिए होगा, उनके लिए फ्रॉम आएगा, उनका हिंदी में मीनिंग तो कुछ और ही निकलता है, लेकिन इंग्लिश में वो कुछ और ही आते हैं कि रिलीव देम ऑफ देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। उनको कहां से रिलीज किया? उनको पॉवर्टी एंड सफरिंग से रिलीज किया। ठीक है, उनकी पॉवर्टी एंड सफरिंग। प्रीपोजिशंस की और भी जो क्वेश्चंस हैं, या आर्टिकल्स के क्वेश्चन होंगे, या एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हो गए, या पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही वीडियोस और लाते रहेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपकी डाउट पूछ सकते हैं। मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डाउट है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई आर्टिकल हो गया, कोई प्रीपोजिशन हो गई, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन या प्रोनाउन में कोई दिक्कत हो रही है, वो बार बार आप उसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, एनडी में पूछा जा रहा है, तो उसको प्रॉपरली आप उसको वहां पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसको यहीं स्टॉप करेंगे, और अगले सेशन में आप ये याद रखिएगा कि अगला सेशन जल्दी ही मिलने वाला है, और अगले सेशन में आपके एरर स्पॉटिंग वाला पोर्शन। लेकिन एरर स्पॉटिंग जब भी करना है तो उसमें ये नहीं देखना है पीक्यूआरएस में और एरर स्पॉटिंग में। एनडीए में हम क्या करते हैं कि पीक्यूआरएस करा, ABCD, CDAB, PQRS वाले हो गए या फिर ABCD वाले हो गए, उनको सबको पढ़ के देखा, जिसने बेस्ट आंसर दिया, जो पढ़ के अच्छा लगा, बस वही आंसर है, बाकी नहीं है। लेकिन एनडीए में कभी कभी S1 और S6 वाले भी पूछता है, तो फिर इतने बड़े बड़े वालों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है? 2-3 आंसर उनको रीड किया और सारे पढ़ने में बेस्ट लग रहे हैं, तब वहां पे काम आती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। PQRS 10 नंबर के आने वाले हैं। कोई सेंटेंस तो पढ़ के अच्छा लग गया, उसने जवाब दे दिया, लेकिन जब 2-3 ऑप्शन एक ही जैसे लगते हैं, सब सही लगते हैं, तब काम आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में करेंगे एरर स्पॉटिंग और जम्बल्ड सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या काम करती है? मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से है और किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कोई आपका एडजेक्टिव है, तो वो वाला एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है दैट क्वालिफाई अ नाउन। तो आंसर पूरे के पूरे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 चैप्टर होते हैं ना, वो 8 चैप्टर पूरे के पूरे PQRS रीजन के साथ सॉल्व कराते हैं। आज का ये जो सेशन है, उस आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, थैंक यू।